प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज हम एनसीईआरटी की किताबों कक्षा 7 के लिए इतिहास की पाठ पुस्तक हमारे 2 के अध्याय 9 क्षेत्रीय संस्कृति को निर्माण नामक पाठ के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले एमसीक्यू से। तो देखिए हमारा पहला एमसीक्यू है, चेर शासकों ने अपने अभिलेखों में किस लिपि एवं किस भाषा का प्रयोग किया है। तो आपके चेर शासकों ने अपने अभिलेखों में मलयालम लिपि एवं मलयालम भाषा का उपयोग किया है। चेर शासक थे तो चेर राज्य भी था। तो चेर राज्य की स्थापना आपकी हुई थी 9वीं शताब्दी में। याद रखिएगा 9वीं शताब्दी में कहाँ हुई थी? महोदयपुरम में। महोदयपुरम कहाँ है? तो आपके वर्तमान केरल में है। ठीक है, वर्तमान केरल का हिस्सा है महोदयपुरम, जहाँ चेर शासक थे, चेर राज्य की स्थापना थी और चेर शासक शासन करते थे और उन्होंने अपने अभिलेख मलयालम भाषा एवं मलयालम लिपि में लिखे हैं। आइए हम चलते हैं हमारे एमसीक्यू नंबर 2 पर। तो देखिए हमारा दूसरा एमसीक्यू है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है, केरल के मंदिर रंगमंच जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है संस्कृति के महाकाव्यों पर आधारित थी। बिल्कुल सही। दूसरा कथन है, मलयालम भाषा की पहली साहित्य कृति तेलुगु की ऋणी है। तो दूसरा कथन गलत है, क्योंकि मलयालम भाषा की पहली साहित्य कृति तेलुगु की नहीं संस्कृत भाषा की ऋणी है। किसकी? संस्कृत भाषा की। इसलिए आपका दूसरा कथन गलत है, पहला कथन बिल्कुल सही है। और आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो केवल एक सत्य है, आपका ऑप्शन ए सही होगा। आइए हम चलते हैं हमारे एमसीक्यू नंबर 3 पर। तो देखिए हमारा तीसरा एमसीक्यू है, मणि प्रवालम क्या है। तो मणि प्रवालम आपकी भाषा शैली है। ठीक है, याद रखिएगा 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ है लीला तिलकम, ठीक है, जो कि मणि प्रवालम शैली में ही लिखा गया है। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा। ठीक है, हीरा तो आप जानते हैं डायमंड, और मूंगा एक रत्न होता है जिसे अंगूठी में पहना जाता है, ज्योतिषी लोग सजेस्ट करते हैं उसे पहनने के लिए। आइए हम चलते हैं हमारे एमसीक्यू नंबर 4 पर। तो देखिए हमारा चौथा एमसीक्यू है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो आपको पता है जगन्नाथपुरी आपका उड़ीसा में स्थित है, याद रखिएगा। और जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या है? जगन्नाथ का मतलब क्या होता है? तो जगन्नाथ का मतलब होता है जग का नाथ, यानी संसार का मालिक, दुनिया का मालिक, जो भगवान विष्णु का पर्याय है। ठीक है, जगन्नाथ आपके भगवान विष्णु का पर्यायवाची है। अब देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 5 है, क्या है एमसीक्यू नंबर 5? नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। तो कथन है, जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। बिल्कुल सही। याद रखिएगा, आपके लिए भी ये इंपॉर्टेंट बात है कि जगन्नाथ जो थे स्थानीय देवता थे और उन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। कारण क्या है कि आज भी जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा बनाई जाती है। तो देखिए स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा बनाने से हमें यह पता चलता है कि स्थानीय जनजाति के ये जो जगन्नाथ थे वे स्थानीय देवता थे। और आपको पता है, हमने पिछले अध्याय ईश्वर से अनुराग नामक पाठ में अध्याय 8 में पढ़ा है कि जब शिव और विष्णु और माता दुर्गा, है ना, इन तीनों देवताओं का जब प्रचार प्रसार हो रहा था, तो जो भी अन्य जगहों के स्थानीय देवता होते थे उन्हें भी शिव विष्णु या माता दुर्गा के पर्याय समतुल्य मान लिया जाता था। वही बात आपकी जगन्नाथपुरी में भी लागू होती है। वहाँ के स्थानीय देवता थे जगन्नाथ, जिन्हें भगवान विष्णु का रूप मान लिया गया। कथन और कारण दोनों सही है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपको ऑप्शन ए सही होगा। कथन एवं कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। आइए हम चलते हैं हमारे एमसीक्यू नंबर 6 पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 6 है, जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे, अंग्रेजी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इन सभी ने उड़ीसा को जीता, तो सबने जगन्नाथ मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। ठीक है, तो इनके प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो देखिए पहला उद्देश्य मंदिर की धन संपदा, तो ऐसा नहीं था, इन्होंने मंदिर की धन संपदा में इंटरेस्टेड नहीं थे। इंटरेस्टेड कहाँ थे? दूसरा है आपका मंदिर का सामाजिक एवं राजनीतिक मामलों पर महत्व के कारण। बिल्कुल सही। आपको पता है कि मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है जिसका सामाजिक और राजनीतिक मामलों पर बहुत ही महत्व होता है, ये कारण होता है, इसलिए आपका दूसरा कथन सही है। तीसरा है, मंदिर पर नियंत्रण करने से स्थानीय जनता के द्वारा उनके शासन को मिलने वाली स्वीकार्यता। बिल्कुल सही। देखिए मंदिर पर नियंत्रण हो जाने से जो भी मंदिर पर कब्जा करता था तो स्थानीय जनता द्वारा उनके शासन को स्वीकार्यता मिल जाती थी। जैसे हम अपने इष्ट मानते हैं, ठीक है, मंदिर में जो देवता है, अब उस मंदिर पे ही कोई कब्जा कर लेगा तो जो इसने कब्जा किया है उसके शासन को हम स्वीकार करेंगे, ऐसा इसमें बता रहा है। तो आपका दूसरा और तीसरा कथन बिल्कुल सही है और पहला कथन जो है गलत है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कौन से कथन सही हैं, तो 2 और 3, इसलिए आपका ऑप्शन भी सही होगा। अब आपको एक बात और बता दूं, जैसे जैसे जगन्नाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व बढ़ता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जैसे कि ये है, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में उनका महत्व बढ़ता गया। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, कौन ने जीता? मुगल, मराठे, अंग्रेजी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता,
सब ने इस मंदिर पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया, क्योंकि वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से, है ना, स्थानीय जनता के द्वारा उनके शासन को स्वीकार मिल जाएगा। ठीक है, उनका शासन जो है स्वीकार कर लिया जाएगा। याद रखिएगा, आपका ऑप्शन बी सही है। 2 और 3 पहला कथन गलत है। धन संपदा में इंटरेस्टेड नहीं थे ये शासक। आइए हम चलते हैं हमारे एमसीक्यू नंबर 7 पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 7 है, राजस्थान के संदर्भ में चारण भाट कौन लोग हैं? तो राजस्थान के संदर्भ में चारण भाट जो हैं आपके कहानी, काव्य एवं गीत गाने वाले लोग हैं। आपको पता है कि जो राजपूत लोग होते हैं, ठीक है, वे अपने पुरखों का, यानी पुराने जो राजपूत शासक थे उनकी बहादुरी से लड़ते हुए जो भी यादें हैं उनको क्या करते हैं, संजोए रखते हैं। उन्होंने क्या किया था, ये जो आपके राजपूत शासक थे तो वो शूरवीरों को, आदर्शों को हृदय में संजोए रखते थे। जिन्होंने, किन शूरवीरों को? वे शूरवीरों जिन्होंने रण क्षेत्रों में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वरण किया लेकिन पीठ कभी नहीं दिखाई। तो राजपूतों की कहानियाँ काव्य और गीतों के रूप में संकलित की गई, जिन्हें चारण भाटों द्वारा गाया जाता है। और ये चारण भाट इन गीतों को गाने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित होते हैं। आइए हम चलते हैं हमारे एमसीक्यू नंबर 8 पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 8 है, ब्रिटिश लोग किस क्षेत्र को राजपूताना कहते थे? बिल्कुल आसान सा सवाल है। ब्रिटिश लोग राजपूताना राजस्थान को कहते थे। ऐसा मानते थे कि राजस्थान में केवल राजपूत ही रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यह बात आंशिक रूप से सत्य है। मतलब राजपूत के अलावा राजपूतों की संख्या तो थी वहाँ खूब ज़्यादा, लेकिन राजपूतों के अलावा भी अन्य लोग रहते थे। और ये जो राजपूत हैं केवल राजस्थान बस में नहीं रहते थे, अन्य जगहों पर भी कुछ राजपूत रहते थे। आइए हम चलते हैं हमारे एमसीक्यू नंबर 9 पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 9 है, कौन सी नृत्य शैली मुख्य रूप से उत्तर भारत के भूभाग से जुड़ी हुई है? तो आपकी कथक नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेकों भूभाग से जुड़ी हुई है। कथक शब्द का मतलब ही होता है कथा, है ना। आपका ये जो कथक है ये शब्द कौन से शब्द से निकला है? तो आपकी कथा से निकला है। ठीक है, कथा का मतलब क्या होता है? तो आपको पता है, हमारी भाषा में कथा का मतलब होता है कहानी। आइए हम चलते हैं हमारे एमसीक्यू नंबर 10 पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 10 है, कथक से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कहानी सुनाने वाली एक जाति थी। बिल्कुल सही, ये बात आप याद रखिएगा। उत्तर भारत के मंदिरों में कहानी सुनाई जाती थी, जो है ना, उसकी तो जो कहानी सुनाई जाती थी तो वो एक जाति सुनाती थी, जाति का नाम था कथक, याद रखिएगा। अब दूसरा है, कलाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचन को अलंकृत करते थे। बिल्कुल सही। अब देखिए कथक नृत्य का उद्भव कैसे हो रहा था? तो जब वे कहानी सुनाते थे कथक जाति के लोग, तो वे अपने हाव भाव को और संगीत को दर्शाने के लिए, है ना, क्या करते थे, बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करते थे। मतलब हाथ हिलाते थे, पैर हिलाते थे, इशारे देते थे, है ना। इस तरह से ये कथक नृत्य बन रहा था, ठीक है, और अपने चरम पर पहुंच रहा था। तो पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। अब तीसरा कथन है, इसके अंतर्गत सीताराम की पौराणिक आख्यान लोकनाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे। तो आपका तीसरा कथन जो है गलत है, क्योंकि कथक नृत्य के अंतर्गत सीताराम नहीं, राधा कृष्ण की पौराणिक आख्यान मतलब कहानियाँ लोकनाट्य के रूप में प्रस्तुत की जाती थी। किसकी? राधा कृष्ण की। यहाँ पे सीताराम लिखा है, इसलिए आपका तीसरा कथन गलत है। पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। आपसे पूछ रहा है विचार कीजिए, विचार तो कर लिया, तो कौन सा कथन सत्य है? तो पहला और दूसरा सत्य है, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही होगा, 1 और 2। आइए हम चलते हैं हमारे एमसीक्यू नंबर 11 पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 11 है, कथक मुख्य रूप से किन परंपराओं अर्थात घरानों में मुख्य रूप से फूला फला? देखिए परंपराओं या घराने एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पर तो आपका जो कथक है जयपुर घराने में और लखनऊ में, है ना, इन 2 जगहों पर फला फूला। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1 और 4। 1 और 4 ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। कथक मुख्य रूप से जयपुर, राजस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के घरानों में फला फूला, ठीक है। जयपुर कहाँ है? आपके राजस्थान में, और लखनऊ कहाँ है? आपके उत्तर प्रदेश में। साथ ही अवध के नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा था, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो देश में से 6 शास्त्रीय नृत्यों में भी, याद रखिएगा, 6 शास्त्रीय नृत्य जो देश के, है ना, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उसमें कथक नृत्य को स्थान मिल गया। अब 6 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? तो अगर आपने अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आपको यहाँ पर आई बटन में वीडियो की लिंक मिल जाएगी, पूरा वीडियो प्लेलिस्ट ही पड़ी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। अब देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 12 है, क्या है एमसीक्यू नंबर 12 कि लघु चित्रकला के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए विचार करते हैं पहले कथन पर। तो लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं, बिल्कुल सही, जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है, बिल्कुल सही। अब दूसरा कथन है, सर्वाधिक सुंदर प्राचीन लघु चित्र पूर्वी भारत में पाए गए बौद्ध ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए। तो आपका दूसरा कथन गलत है। कैसे गलत है? आप कहेंगे अध्याय पढ़ते समय तो यही लिखा था, नहीं, यहाँ पे बौद्ध ग्रंथ नहीं, जैन ग्रंथ होगा। क्या होगा? जैन ग्रंथ। इस छोटी सी मिस्टेक के कारण आपका दूसरा कथन गलत है, पहला कथन बिल्कुल सही है। आपसे पूछ रहा है
क्या पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो आपका केवल पहला सत्य है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा, केवल एक। आइए हम चलते हैं हमारे एमसीक्यू नंबर 13 पर। एमसीक्यू नंबर 13 है, मुगल कालीन चित्रकला से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। तो देखिए पहला कथन है, अकबर, जहांगीर एवं शाहजहां ने कुशल पत्रकारों को संरक्षण प्रदान किया जो प्राथमिक रूप से इतिहास एवं काव्यों की पांडुलिपियों को चित्रित करते थे। बिल्कुल सही है। दूसरा है, पांडुलिपियों में दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं को चित्रित किया जाता था। बिल्कुल सही, आपके दोनों कथन 100% सही है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही होगा, 1 और 2 दोनों। आइए अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 14 पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 14 है कि मुगल साम्राज्य के पतन के साथ चित्रकला के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़े। तो देखिए पहला कथन है, मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों एवं और राजस्थान के राज दरबारों को प्रभावित किया। बिल्कुल सही। देखिए जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ तो मुगल साम्राज्य के चित्रकार दक्षिण के क्षेत्रीय दरबार और राजस्थान के राज दरबारों में चले गए, तो मुगलों की कलात्मक रुचियों का प्रभाव इन पर पड़ा। बिल्कुल सही है। अब दूसरा है, मुगल चित्रकला के प्रभाव के कारण दक्षिण भारत एवं राजस्थान के 3 राज्यों ने चित्रकला की अपनी विशिष्ट विशेषताओं को खो दिया। ऐसा नहीं है, उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को ज्यों का त्यों रखा और बल्कि इसका विकास भी किया, इसलिए आपका पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। तो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो केवल एक सत्य है, आपका ऑप्शन ए सही होगा। आइए हम चलते हैं हमारे एमसीक्यू नंबर 15 पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 15 है, चित्रकला की बसोहली शैली का विकास किस जगह पर हुआ था। तो देखिए चित्रकला की बसोहली शैली का विकास आपके हिमाचल में हुआ था। कहाँ? हिमाचल में। आइए हम चलते हैं हमारे एमसीक्यू नंबर 16 पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 16 है, चित्रकला की कांगड़ा शैली किससे संबंधित है। तो चित्रकला की कांगड़ा शैली आपके पहाड़ी लघु चित्रकला से संबंधित है। हिमालय की घाटी में पंजाब और जम्मू के पहाड़ी इलाकों में विकसित हुई चित्रकला को पहाड़ी लघु चित्रकला कहा जाता है, याद रखिएगा। आइए अब हम चलते हैं हमारे एमसीक्यू नंबर 17 पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 17 है, चित्रकला की कांगड़ा शैली के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। तो पहला कथन है, 18वीं सदी के मध्य तक कांगड़ा की कलाकारों ने एक नई शैली विकसित की तथा उनकी प्रेरणा के स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपरा थी। बिल्कुल सही। आप देखिए आपका दूसरा कथन है, कांगड़ा शैली की विशेषता ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण था। बिल्कुल सही। इस चित्र को हमने अध्याय पढ़ते समय भी देखा था। आपके दोनों कथन सही है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही होगा, 1 और 2 दोनों। आइए अब हम चलते हैं हमारे एमसीक्यू नंबर 18 पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 18 है, बंगाली भाषा का उद्भव किस भाषा से हुआ। तो बंगाली भाषा का उद्भव आपको पता है संस्कृत से हुआ। आइए हम चलते हैं हमारे एमसीक्यू नंबर 19 पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 19 है, आधुनिक बंगाली भाषा के विकास में किन भाषाओं का योगदान रहा है। तो आधुनिक बंगाली भाषा के विकास में संस्कृत से तो उद्भव हुआ, फारसी जनजातीय भाषा, यूरोपीय भाषा, इन सभी का भी योगदान रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। जैसा कि हमने अभी पिछले एमसीक्यू में देखा कि बंगाली भाषा का उद्भव संस्कृत से हुआ है, तो आपको मैं बता दूं, है ना, संस्कृत से तो इसका उद्भव हुआ बंगाली भाषा का, लेकिन अपने विकास क्रम में यह आपकी बंगाली भाषा अपने विकास क्रम में अनेक अवस्थाओं से गुजरी। संस्कृत के अलावा जनजातीय भाषाओं, ठीक है, यूरोपीय भाषा और फारसी भाषा के जो अनेक स्रोतों से, है ना, आधुनिक बंगाली भाषा का शब्द भंडार भरा हुआ है। तो आपके बंगाली भाषा के शब्द भंडार में फारसी, जनजातीय भाषा, यूरोपीय भाषा के भी वर्तमान बंगाली भाषा ऐसे ही है, ये सारे शब्द भंडार इसमें पाए जाते हैं। और याद रखिएगा उद्भव कहाँ से हुआ, तो उद्भव संस्कृत से हुआ है। उद्भव संस्कृत से होने के बाद भी ये सारे शब्द भी उसमें पाए जाते हैं आपके बंगाली भाषा में, आधुनिक बंगाली भाषा में। आइए हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 20 पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 20 है, मंगल काव्य किस क्षेत्र से संबंधित साहित्यिक कृति है। तो देखिए आपकी जो मंगल काव्य है बंगाल से संबंधित साहित्यिक कृति है। अब मंगल काव्य कहते किसे हैं, तो मैं आपको बता दूं, संस्कृत महाकाव्यों का बंगाली भाषा में किए गए अनुवाद को मंगल काव्य कहा जाता है। याद रखिएगा, संस्कृत महाकाव्यों का बंगाली भाषा में किए गए अनुवाद को मंगल काव्य कहा जाता है ना। और मंगल काव्य आपके बंगाली भाषा से संबंधित साहित्यिक कृति है। आइए हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 21 पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 21 है, बंगाली साहित्य के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है ना, सॉरी, कौन सा कथन असत्य है, हमें इसमें गलत का पता लगाना है। तो देखिए पहला है, बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी है तथा दूसरी स्वतंत्र है। बिल्कुल सही, आपका पहला कथन सत्य है। असत्य का पता लगाना है तो दूसरा देखते हैं, बंगाली साहित्य की पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्धारण सही नहीं किया जा सकता, जबकि दूसरी श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्धारण करना अपेक्षाकृत सरल है। तो देखिए आपका जो दूसरा कथन गलत है, क्योंकि इसमें उल्टा लिखा हुआ है। कैसे उल्टा लिखा हुआ है, दूसरा कथन आपका असत्य क्यों है, क्योंकि पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्धारण अपेक्षाकृत सरल है, ठीक है। इसमें बोला है पहली श्रेणी के काल निर्धारण सही नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं, पहली श्रेणी का ही काल निर्धारण सही किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है सही निर्धारण, क्योंकि
ऐसी अनेक पांडुलिपियां पाई गई हैं जिनसे संकेत मिलता है कि उनकी रचना किस काल में की गई है, पहली श्रेणी वाले में। अब आपकी दूसरी श्रेणी है, ठीक है, तो दूसरी श्रेणी की कृतियां मौखिक रूप से कही या सुनी जाती थी, इसलिए द्वितीय श्रेणी की कृतियों का काल निर्धारण सही नहीं किया जा सकता। अब ये मौखिक रूप से चलती है तो इनका काल निर्धारण जो है कठिन है, और ये बोला अपेक्षाकृत सरल है, इसलिए आपका दूसरा कथन गलत है, पहला सही है। असत्य का पता लगाना था तो आपका दूसरा असत्य है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही होगा, केवल 2 असत्य है। आइए हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 22 पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 22 है, बंगाल के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, 16वीं शताब्दी में बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित होने पर उन्होंने कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाई। तो आपका जो पहला कथन है गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 16वीं शताब्दी में बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित होने पर मुगलों ने क्या किया है ना, मुगलों ने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर को अपनी राजधानी बनाई थी, ठीक है, कलकत्ता को नहीं बनाई थी, ढाका नगर को बनाई थी। कहाँ है ये? तो आपके पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित है ढाका नगर, ना कि कलकत्ता को उन्होंने अपनी राजधानी बनाई, इसलिए आपका पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा कथन क्या है? मुगल अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थी। तो आपका दूसरा कथन जो है बिल्कुल सही है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, तो आपका केवल 2 सत्य है, ऑप्शन बी सही होगा, केवल 2। ठीक है, पहला कथन आपका गलत है, क्योंकि कलकत्ता को नहीं ढाका नगर को अपनी राजधानी मुगलों ने बनाई थी 16वीं शताब्दी में, जब उन्होंने बंगाल पर नियंत्रण कर लिया था। अब देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 23 है कि बंगाल में पीर श्रेणी में कौन कौन लोग शामिल थे। तो बंगाल की पीर श्रेणी में आपके हिंदू देवता, बौद्ध देवी देवता, जीव आत्माएं, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी शामिल थे, ये तीनों शामिल थे, तो डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। जीव आत्माएं, तो पेड़ पौधों में भी जो आत्माएं होती हैं उनसे संबंधित होती है जीव आत्माएं, और जीव मतलब जीव, ठीक है, जीव हम लोग, हमारे में आत्माएं होती हैं, उसके साथ साथ पेड़ पौधों में जो आत्माएं होती हैं उससे संबंधित है जीव आत्मा। याद रखिएगा, आपका ऑप्शन डी सही होगा। आइए हम चलते हैं हमारे एमसीक्यू नंबर 24 पर। देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 24 है, दो चाला और चौचाला स्थापत्य कला शैली का संबंध किस क्षेत्र से? तो आपको पता है दो चाला और चौचाला स्थापत्य कला शैली का संबंध बंगाल से है। दो चाला मतलब 2 छत वाले, चौचाला मतलब 4 छत वाले। आइए हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 25 पर, सेकेंड लास्ट। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 25 है, नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। तो कथन है, बंगाल में स्थानीय देवता जो पहले गांवों में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे, 18वीं और 19वीं सदी में उनकी प्रतिमाएं मंदिर में स्थापित की जाने लगी। बिल्कुल सही, कथन सही है। कारण है 18वीं से 19वीं सदी में बंगाल के गांवों के स्थानीय लोगों ने मंदिर बनाने की शैली सीख ली। बिल्कुल गलत, शैली वाली उन्होंने कोई नहीं सीखी थी, कारण ही आपका गलत है। तो आपका कथन सही है और कारण गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही होगा। आइए हम चलते हैं हमारे अंतिम एमसीक्यू पर। तो देखिए हमारा अंतिम एमसीक्यू नंबर 26 है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है, मछली एवं चावल को गरीब बंगाली की भोजन सूची में प्रमुख स्थान प्राप्त है, 100% सही। दूसरा है, बंगाली साहित्य एवं स्थापत्य में मछली का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। तो दूसरा कथन आपका गलत है, क्योंकि मछली और चावल को बंगाली की भोजन की सूची में प्रमुख स्थान प्राप्त है, तो कैसे इनकी साहित्य में जिक्र नहीं होगा? ठीक है, तो आपका दूसरा कथन गलत है। अब तीसरा कथन है, बंगाली ब्राह्मणों को मछली के भोजन में शामिल करने की अनुमति नहीं थी। तो आपका तीसरा कथन भी गलत है। गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि बृहद पुराण में ब्राह्मणों को, याद रखिएगा कौन सा पुराण है? बृहद पुराण है। तो बृहद पुराण में बंगाली ब्राह्मणों को विशेष प्रकार की मछली खाने की अनुमति दी गई थी। बहुत ही मोटी बात है, याद रखिएगा, ब्राह्मण मछली खाते थे, बंगाली ब्राह्मण है, वैसे किसी से वो करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं? तो याद रखिएगा, ऑप्शन पहला गलत है, सॉरी आपका पहला सही है, बंगालियों की भोजन सूची में प्रमुख स्थान प्राप्त था। दूसरा गलत है, तीसरा भी गलत है, क्योंकि ब्राह्मणों को, है ना, विशेष प्रकार की मछली को अपने भोजन में शामिल करने की अनुमति दी थी। किसने दी थी? बृहद पुराण ने। ठीक है, तो आपका पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो आपका केवल एक सही है, पहला नंबर बस सही है, इसलिए आपका ऑप्शन ही सही होगा। Thank you for watching. Please subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss the notification of our any new video. Thank you for watching. Success 41.